जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमोर्दीन है। स्वागत है इमोर्दीन एजुकेशन पॉइंट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का मैथ में चैप्टर नंबर 3 कराएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसको एकदम विस्तार से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे ताकि हर एक चीज़ आपको विजुअलाइज हो, कल्पना हो और दिमाग में उतरे। ठीक है, और इससे पहले दो चैप्टर जो वास्तविक संख्या और बहुपद, उसको नहीं देखे हैं, उसको क्लियर नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले कि इस नाम में क्या क्या है, उसको अच्छी तरह से समझें ताकि आपको जो चैप्टर का पूरी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ आए। उसके बाद हम लोग चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 पर भी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी छात्र और छात्राएं या जितने भी दोस्त हैं आपको जो क्लास 10th में या फिर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम का, उस सब के पास ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि आपके भला के साथ साथ आपके दोस्त को भी अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पे नाम से ही आपको बहुत कुछ समझ आ रहे होइएगा, बहुत कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है दो का मीनिंग मतलब होता है आपका जो 1 2 होता है, जो आपके अकाउंट में आते हैं वही सब होते हैं। जैसे कि 1 2, ठीक है, तो दो आ रहा है ना, वही वाले दो होते हैं दो का मतलब। अब देखिए यहाँ पे चर है, चर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं बहुपद चैप्टर में आपको दिया था, देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो यहाँ समझिए। चर का जो मतलब होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, जितना भी अल्फ़ाबेट होते हैं उस सब का मान क्या होता है, बदलते रहता है। और इसका मान एक हम लोग किसी भी संख्या को मानने में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में वैकेंसी आती है, टोटल वैकेंसी को अगर हम एक मान लेंगे तो वहाँ से हमको पता चलेगा कि किस विभाग में कितना वैकेंसी आया है। उस प्रकार का जो सिचुएशन बनता है हम लोग एक्स यानी कि चर के रूप में मान करके उसका वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बात समझ आ गया है। उसके बाद है रैखिक। ठीक है, रैखिक का मतलब होता है कि जिसका पावर एक, यानी कि जो चर है, चर का पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रैखिक का मतलब यही होता है। उसके बाद आता है समीकरण। ठीक है, तो समीकरण क्या होता है, समीकरण को समझने से पहले मैं आपको पिछले चैप्टर के थोड़ा सा रिगार्डिंग को समझाता हूं, जिसमें मैं आपको बहुपद पढ़ाया था। ठीक है, तो बहुपद क्या हुआ करता था, बहुपद के लिए कुछ हम एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि 2x प्लस का 3, ये क्या है, बहुपद है। इसमें कई पद है, दो पद है। इसी प्रकार अनेक पद हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं यानी कि समीकरण की बात करते हैं, तो ये जो बहुपद है इसी में अगर हम इक्वल टू में कुछ भी लिख दें यानी कि जीरो ही लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया है तैयार, ये एक बहुपद था। यहां तक कि अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुपद था। ठीक है, अगर हम इक्वल टू में यानी कि बराबर में जीरो लिख देते हैं तो ये क्या बन चुका है, समीकरण बन चुका है। बताइए इतना बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम समीकरण का कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक हम बहुपद ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है और इस बहुपद में कितना पद है, तो आपका 3 पद है। ठीक है, इक्वल टू में अगर हम जीरो डाल देते हैं तो ये क्या बन चुका है, आपका समीकरण बन चुका है। ठीक है, तो अगर हम इक्वल टू में जीरो डाल देते हैं, चाहे कुछ भी संख्या डाल देते हैं, वो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। उसी प्रकार कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे x है और प्लस में y है। ठीक है, इक्वल टू में अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये एक बहुपद था, x प्लस वाई क्या है, बहुपद है। किसमें, इसमें दो पद है। इक्वल टू में अगर हम 1 डाल देते हैं तो ये क्या बन चुका है, आपका समीकरण बन चुका है, यानी कि इक्वेशन बन चुका है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि x माइनस जेड, ठीक है, इक्वल टू में मान लीजिए 2। अब यहां तक आपका क्या था, x माइनस जेड, ये आपका बहुपद था। इक्वल टू में जैसे ही 2 डाले हैं तो ये जो बन चुका है आपका क्या बन चुका है, समीकरण बन चुका है। उसके बाद आप यहाँ तक समीकरण का मतलब समझ चुके हैं। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे है आपका युग्म। क्या, युग्म का सिंपल मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जैसे कि कुछ सामान खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, जूता खरीदते हैं, तो जूता में एक जूता खरीदते हैं क्या, नहीं, दो यानी कि जोड़ा खरीदते हैं। उसी प्रकार जो हम हाथ में ग्लोव जो पहनते हैं, ग्लोव्स क्या एक हाथ के लिए खरीदते हैं क्या, आपसे कभी भी नहीं, हम लोग हमेशा दो हाथ के लिए खरीदते हैं। स्पेशल एक हाथ के लिए हम कभी नहीं खरीदते हैं, दोनों हाथ में होना चाहिए, ऐसा हम लोग जोड़ा खरीदते हैं। ठीक है, तो वही जोड़ा की बात कर रहा है। युग्म का मतलब वही वाला जोड़ा होता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें आपका दो चर होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं आपका यहाँ पे कि x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो चर दो है, एक x चर है, एक आपका y चर है, ठीक है। अगर इक्वल टू में अगर हम लिखते हैं मान लीजिए कि 1, तो ये एक क्या बन चुका है, आपका समीकरण बन चुका है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब हमको जोड़ा लगाना है, यानी कि एक और समीकरण हमको लिखना पड़ेगा तब जाके ये जोड़ा लगेगा। तो ये इक्वेशन आपका पहला है, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण मान लीजिए कि x माइनस वन इक्वल टू, नहीं एक मिनट, x माइनस वाई, x माइनस y इक्वल टू अगर हम 1 कर देते हैं तो देखिए यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 1 था और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये क्या हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो आप यहाँ पे देख पाइएगा कि आपका जो समीकरण है दो चर वाले, तो दो चर है समीकरण में, दो चर है और क्या है युग्म, तो जोड़ा हो गया। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे कि अगर हम ग्लोव्स पहनते हैं तो दोनों हाथ में होना चाहिए, तो एक ग्लोव जिसका हो गया और एक ग्लोव इसका हो गया, उसी प्रकार एक समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण तब हमको जोड़ा लग जाता है, जो कि युग्म का मतलब होता है। तो आई होप कि जो आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप समझ पाए होइएगा। हम लोग अब आते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली जो आपका 3.1 है, उसमें जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से हमें क्या करना पड़ेगा कि इस प्रकार के जो हमारा समीकरण बनता है, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा और इस प्रकार के समीकरण हमें निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। बनाया हुआ नहीं रहेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका हम लोग हल करते हैं और हल करने का कई प्रक्रिया होता है, जैसे कि आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका होता है विलोपन विधि, तीसरा आपका वर्ग गुणन विधि होता है और बहुत ही स्पेशल होता है एक ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल जो 3 नियम होते हैं आपका प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ग गुणन, ठीक है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट होता है जो हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं आगे चलने की। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्नावली है, ठीक है, प्रश्नावली 3.1, इसमें जो क्वेश्चन है और सारी क्वेश्चन पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको तो इतना बात क्लियर है कि जो आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें किस प्रकार से होता है आपको ध्यान रखना है कि जो समीकरण होगा उसको जोड़ा में होगा और जो समीकरण होगा उसमें चर का जो अधिकतम वैल्यू होगा, यानी कि 2 होगा। कितने चर होंगे, तो 2 चर होंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो 1 नंबर है क्या कहता है, कहता है कि ये क्या है, आफ्ताब, आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है जो अपने बेटी यानी कि पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे कितना 3 गुना आयु का था, यानी कि जो उसका पुत्री का आयु है उतना आयु 7 वर्ष पूर्व उसके 3 गुना था। कौन, तो आपका आफ्ताब। उसके बाद कहता है अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु के रह जाऊंगा, यानी कि आगे, अभी से आगे, ठीक है, आगे 3 साल बाद वो कितना रह जाएगा, 3 गुना आयु का रह जाएगा। क्या ये मनोरंजन है? तो देखिए ये जो कथन है आपका, ये क्या है, आपका एक मनोरंजन है, तो लिख देंगे हाँ। ऐसे ये सब सिर्फ एक समझने के लिए, आपको इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है। आपके एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है कि क्या एक मनोरंजन है। मनोरंजन सिर्फ क्लासरूम में रहता है, आपका एग्जाम में नहीं होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा, ठीक है। तो बस एक आपका जोक की तरफ आपको मानता है कि ये सवाल है कि नहीं है, तो जैसा आपका राय है वैसा आप लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपका यहाँ से शुरू होता है कि इस स्थिति को बीजीय गणितीय, ठीक है, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। तो देखिए जो ग्राफीय रूप है ये एक हल होता है, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। पहले अभी हम लोग को जानना है कि बीजगणितीय क्या होता है, ठीक है। हम इस स्टेटमेंट को बीजगणितीय रूप में कैसे हम लोग व्यापक करेंगे, व्याप्त करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ग्राफीय पे आएंगे। तो देखिए इस स्टेटमेंट में आपको जो समझ आ रहा है, आफ्ताब है और आफ्ताब का पुत्री है और दोनों के आयु का बात हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल लिखना है। और हल में सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार जो सवाल होते हैं उस स्टेटमेंट पे आपका एग्जामिनर बहुत खुश होता है। तो जो स्टेटमेंट होता है वो अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए पहले लिखिएगा आप लोग माना। माना यहाँ आफ्ताब है ना, आफ्ताब का आयु की बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आयु की ले लेते हैं। क्या कह रहा है? पूर्व तुमसे आयु, ठीक है। चलिए आयु की बात हो रहा है तो आयु लिखेंगे हम लोग। माना आफ्ताब का आयु जो है 1 है, ठीक है। और उसके पुत्री के, पुत्र कौन है? पुत्री है। पुत्री का आयु मान लीजिए कि y है। मैं आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग को 2 चर मानना पड़ेगा, एक x और एक y, ठीक है। ऐसे कोई भी चर ले सकते हैं लेकिन हम लोग अमूमन x और y को ही लेते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका प्रश्न है, तो इसकी इतना करने के बाद हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा था आपको कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना था? तो 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व पुत्री से वो कितना था? 7 गुना आयु का था। तो देखिए आपका यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो इसको इक्वल करेंगे। ये जो आफ्ताब का आयु है उसके पुत्री का आयु है, इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा? देखिए हमें मिलेगा x = y। क्या मिलेगा? x = y मिलेगा। हम दोनों को आयु को इक्वल कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के स्टेटमेंट में आपको जो आयु होता है, किसी भी स्टेटमेंट को आपको इक्वल करना है, क्योंकि हमें एक समीकरण तैयार करना है। तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे? -7 करेंगे और इसमें से भी -7 करेंगे। 7 वर्ष पूर्व हमें ले चल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कौन था? आफ्ताब 7 गुना आयु का था। तो देखिए दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो गुना में किसका होगा? तो गुना आपका किस में होगा? तो पुत्री में होगा, ठीक है। हम दोनों को क्या कर रहे हैं? बराबर करने का काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के स्टेटमेंट में आप देखिएगा कि दोनों को बराबर करने का पूरा प्रयास करिएगा, और बराबर जब होगा वहीं पे आपका इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे, यानी कि आफ्ताब जो होगा वो 7 गुना आयु का था। तो हम लोग 7 गुना हम लोग आफ्ताब में न करके पुत्री को करेंगे, क्योंकि हमें दोनों को बराबर करना है। इतना बात समझ आ गए? तो यहाँ से जो इक्वेशन तैयार होगा वो क्या होगा? जरा देखिए, यहाँ से इक्वेशन तैयार होगा आपका, तो x - 7 होगा इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 7y, और माइनस का कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49 होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ज़रा देखिए, जो चर है उसको एक तरफ करेंगे, जो अचर है उसको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे x हो जाएगा और इधर माइनस में 7y हो जाएगा, ठीक है। और इधर माइनस का क्या है आपका? माइनस का 49 है, इधर माइनस का 7 है, तो इधर आगे प्लस होगा, तो इधर बचेगा माइनस का 42, ठीक है। तो ये जो है आपका x - 7y = माइनस का 42, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट में पहले बताइए। ये आपका क्या हो जाएगा? तो पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसको पहला इक्वेशन हम लोग मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताया कि हमेशा इक्वेशन जोड़ी लगाना है, युग्म लगाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पुनः प्रश्न से फिर से चलेंगे। क्या? पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? हम लोग यहाँ तक का पढ़ाई कर चुके हैं। अब क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद फिर से हम लोग लिखेंगे कि एक तरफ आफ्ताब का आयु और फिर इक्वल करेंगे एक तरफ उसके पुत्री का आयु। क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी जो वर्तमान में था x, अगर इसमें हम प्लस कर देते हैं तो 3 वर्ष बाद चल जाएगा, तो इसमें भी +3 वर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है
कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन? आफ्ताब। तो फिर से हमें गुना किस में करना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, इतना बात समझ आ रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपका x + 3 और इक्वल टू में मिलेगा 3y और प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो फिर से आप सॉल्व करिएगा, चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ, तो x माइनस में 3y हो जाएगा और इक्वल टू में इधर क्या हो जाएगा 9 है और इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका फिर से एक और समीकरण आया है, ये समीकरण जो है आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो जो आपका कह रहा था कि बीजीय गणितीय रूप में व्यक्त करिए, तो बीजीय गणित का जो पहला इक्वेशन होगा, समीकरण होगा, ये होगा, और दूसरा समीकरण आपका ये होगा x - 3y = 6। ठीक है, तो इतना काम आप कर चुके हैं, बीजीय गणितीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं। अब कह रहा है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ग्राफीय रूप में हम लोग आगे करेंगे। पहले आप इतना प्रैक्टिस करिए कि कथन को पढ़ के आप समीकरण बना सीख जाइए। ठीक है, कथन को पढ़ के बीजीय गणितीय रूप में व्यक्त करना सीख जाइए, उसके बाद ग्राफीय चुटकिया का खेल है, हम लोग यूज सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इतना बात पहले आप नोट करें, उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या करना है। इसमें भी आपको उसी प्रकार से बीजगणितीय निरूपण करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समीकरण तैयार करेंगे, वही मेरा बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है कि आपका कथन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदती है। ये आपका पहला कथन हो गया यहाँ तक। उसके बाद कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 में खरीदती है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको हल में लिखना पड़ेगा माना। हम लोग क्या मानेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो 3 बल्ले हैं, 6 गेंदे हैं, तो तीनों को मिला करके, यानी कि ये दोनों 3 गेंद और 6 गेंद, 9 सामान को मिला करके मेरा जो दाम है 3900 है। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें एक बल्ला का कीमत क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे, माना एक बल्ला का कीमत, एक बल्ला का कीमत इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग x मान लेते हैं, और माना एक गेंद का कीमत। ठीक है, एक गेंद का कीमत हम लोग मान लेंगे, गेंद का कीमत इक्वल टू क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से कह रहा था कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदते हैं। तो एक बल्ला की कीमत जब हम x मानते हैं, तो 3 बल्ला की कीमत क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। उसके बाद प्लस करना है हमें 6 गेंद, तो एक गेंद का कीमत y है, तो 6 गेंद का कीमत क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और टोटल मूल्य कितना है, तो 3900 है। बताइए इतना बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग को जो कॉमन होने वाला है उस कॉमन को भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 3 कॉमन हो रहा है, तो जब 3 कॉमन करेंगे तो x मिलेगा और प्लस में यहाँ पे 2y मिलेगा। ठीक है, और इधर क्या मिल जाएगा मेरा, तो इधर मुझे 3900 मिलेगा। ठीक है, और देखिए इधर हमें क्या हो सकता है कि इधर जो मुझे 3 गुना में इधर आके डिवाइड में होगा, तो इससे को भाग करने पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर x + 2y तो रहेगा ही, इक्वल टू में जब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये एग्जैक्ट हो जाएगा आपका इस कथन का क्या, बीजगणितीय निरूपण, और यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन पहला भी हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ आया? तो चलिए हम लोग अगला पुनः प्रश्न से देखते हैं कि उसमें क्या स्टेटमेंट कथन कह रहा है। पुनः प्रश्न से
इसमें जब हम लोग अगला स्टेटमेंट को, कथन को पढ़ते हैं तो कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 और गेंद खरीदते हैं। तो एक बल्ला की कीमत क्या है, x है, तो सिंपल x हो जाएगा। और प्लस में 3 गेंद और खरीदते हैं जिसमें एक गेंद का जो कीमत हम लोग माने हैं y माने हैं, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। और टोटल जो मूल्य है आपका 1300 है, तो यहाँ पे हम लोग 1300 लिखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं होने वाला है, तो डायरेक्ट जो इस कथन का, ठीक है, बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। और यही आपका इक्वेशन 2 भी हो जाएगा। बताइए इतना बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो प्लीज इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इसको नोट कर लीजिए होइएगा। हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल में क्या कहता है, जो स्टेटमेंट है उसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे और उसको बीजगणितीय निरूपण में यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, बदलना है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है तथा एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, यहाँ पे 2 केजी अंगूर है, का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और मानेंगे। ठीक है, हल माना। अब इसमें मानेंगे क्या, तो देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी का जो अंगूर का जो मूल्य है 160 है। तो यहाँ पे 1 केजी मूल्य कितना होगा, 1 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, ये हमको पता होना चाहिए। तब जाके हम कितनों सेब और कितनों अंगूर का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है, 1 केजी सेब का जो मूल्य होगा उसको हम लोग x मान लेंगे। उसी प्रकार माना एक, ठीक है, 1 केजी, उसके बाद अंगूर है तो अंगूर को मान लेते हैं, 1 केजी अंगूर का मूल्य y मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को प्रश्न से पढ़ेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से हमें क्या मिलेगा कि 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का जो मूल्य 160 रुपये है। तो 1 केजी सेब का मूल्य क्या माने हैं, x माने हैं, तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 1 केजी अंगूर का बात कर रहा है, जो 1 केजी अंगूर का मूल्य हम लोग y माने हैं, तो y लिखेंगे। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, तो 160 हम लोग लिखेंगे। इसमें कुछ हमको कॉमन दिख नहीं रहा है, तो ये जो मेरा समीकरण बनेगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट का बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। जो पहला स्टेटमेंट था उसका बीजगणितीय निरूपण मेरा ये बन के आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें क्या कहता है, तो कहता है 1 महीने बाद। तो पहले लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्न से इसमें क्या कह रहा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और प्लस में 2 केजी अंगूर, जिसमें 1 केजी अंगूर को दाम को हम लोग y माने हुए हैं, तो 2y हो जाएगा। इक्वल टू में कितना में खरीदता है, तो 300 में खरीदता है, तो हम लोग यहाँ पे 300 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन होने वाला है, तो कॉमन करेंगे तो हमें हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2x और प्लस में यहाँ मिलेगा y और इक्वल टू में हो जाएगा 300। अब देखिए जरा इसको और सॉल्व करेंगे तो इधर जो 2 गुना में उधर जाकर डिवाइड होगा, तो इधर 2x प्लस y, और जब 300 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 150। ठीक है, तो यहाँ 150 हो जाएगा। अब कुछ कॉमन हो नहीं सकता है, तो ये जो मेरा इक्वेशन, ये यानी समीकरण जो आया है, ये दूसरा नंबर कथन का क्या हो जाएगा, बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। और यही आपका इक्वेशन नंबर 2 भी हो जाएगा। बताइए ये बात समझ पाए कि नहीं पाए। तो जो आपका प्रश्नावली 3.1 था उसमें आपको सिर्फ समझना था कि किसी भी कथन को हम किस प्रकार से बीजगणितीय निरूपण यानी कि
इक्वेशन के रूप में हम लोग बदलते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला नंबर इक्वेशन था, तो किसी भी स्टेटमेंट या कथन को हम किस प्रकार से बीजगणितीय निरूपण यानी कि समीकरण में बदलते हैं, तो ये आपका समझना बहुत ही जरूरत था। इसके बाद जब आप इतना समझ जाते हैं तो किसी भी दो इक्वेशन को आप बीजगणितीय यानी कि यहाँ पे जो ज्यामितीय कह रहा है, ज्यामितीय आप रूप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ज्यामितीय यानी कि ग्राफी है, ये किसी भी दो इक्वेशन को हल करने का एक प्रक्रिया है, एक नियम है। हम आपको और नियम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यामितीय का बात कर रहा था, जो कि मैं आपको प्रश्नावली 3.2 में पूरी अच्छी तरह से इस विधि को सिखाऊंगा, क्योंकि वो जो विधि है वो आपका पूरी आधारित है ज्यामितीय विधि पे, जो कि मैं वो प्रश्नावली कराऊंगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझा दूंगा। ये जो आपका प्रश्नावली था 3.1, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ समझना था कि किसी भी कथन, किसी भी स्टेटमेंट को किस प्रकार से हम समीकरण में बदलते हैं। अगर ये समझ गए तो आप आसानी से किसी भी विधि से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बात समझ आ गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी दोस्त आपके साथी, आपके साथ में रहने वाले जो साथी है, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, जो आपके बैचमेट हैं, उस सब के पास ये वीडियो का लिंक जरूर पहुंचा दें, ताकि आप जो सही तरह से बढ़िया तरह से पढ़ रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके, कल्पना करके, उसी प्रकार आपके दोस्त भी पढ़े। क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं उसी प्रकार से अगर आपका दोस्त भी पढ़ता है, तो जब आप साथ में नॉलेज का जब डिस्कस करते हैं, एक ग्रुप डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे जो आपके और ज्ञान में वृद्धि होता है, नॉलेज में वृद्धि होता है, वो एक एडवांस लेवल का होता है। ऐसे आप पढ़िएगा एडवांस लेवल का, आपके दोस्त उतना अच्छा से नहीं पढ़ेगा, तो वहाँ पे जो आप लोग दिमाग बढ़ाने के लिए जो नॉलेज का शेयर करिएगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो का लिंक अगर अपने दोस्त के पास भेजते हैं और वो भी पढ़ता है, उसके बाद अपने नॉलेज को एक ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं, तो एक बेहतरीन नॉलेज मिलेगा आपको और अच्छे से अच्छी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स भी गेन होगा। ये पूरा अच्छी तरह से आप जान जाइए, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरी बात समझ आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।